फिल्म की शुरुआत एक टेंशन भरे माहौल से होती है। इलेक्शंस का वक्त है और पुलिस हर तरफ सख्ती बरत रही है। एक लाउड ऐलान गूंजता है, अगर आपके पास लाइसेंस्ड गन है तो उसे तुरंत स्टेशन में जमा कर दें। लोग धीरे धीरे आगे आते हैं, हाथ में गन थामे, जैसे कोई भारी बोझ उतार रहे हों। लेकिन ये सन्नाटा जल्द ही टूटता है। अगले सीन में हम अजय को देखते हैं, हमारा हीरो, शादी का जोड़ा पहने, चेहरे पर हल्की मुस्कान। लेकिन तभी एक फोन की घंटी। अजय का दोस्त सांसें फूलाए उसे किनारे खींचता है, यार पुलिस तुझे ढूंढ रही है। अजय का चेहरा सख्त हो जाता है। वो फोन उठाता है और दूसरी तरफ से पुलिस वाले की ठंडी सख्त आवाज आती है, आपके पिताजी अप्पू पिल्लई कॉल नहीं उठा रहे, उनके नाम पर रजिस्टर्ड गन अभी तक जमा नहीं हुई। अजय थोड़ा घबराया हुआ कहता है, शायद पापा बिजी होंगे, मैं शाम को गन ले आता हूँ। लेकिन पुलिस वाला टालता नहीं, आप एड्रेस दे दो, हम खुद आकर ले लेंगे। अजय मजबूरी में एड्रेस बता देता है, पर उसकी आंखों में एक अनजानी बेचैनी तैरने लगती है। फिर सीन बदलता है। कांस्टेबल शिवा सामने आता है, अजय का बड़ा भाई जैसा उसका भरोसा। शिवा की आवाज में चिंता है, अजय एक बार पापा से खुद पूछ ले। अजय फोन मिलाता है, पापा गन मिली क्या? दूसरी तरफ से अप्पू की गुस्से से भरी आवाज गूंजती है, नहीं मिली, कब से ढूंढ रहा हूं। और कॉल कट। अजय का दिल बैठ जाता है। शिवा उसे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अजय अगर वो गन खो गई तो रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। अगर किसी ने उसका गलत इस्तेमाल किया तो सारा इल्जाम हम पर आएगा। अजय बेबस होकर जवाब देता है, मैंने पापा को समझाने की कोशिश की थी, पर वो नहीं माने। वैसे भी वो ढूंढ तो रहे हैं। उसकी आवाज में उम्मीद कम, डर ज्यादा है। अजय मन ही मन प्रार्थना करता है, काश पापा को वो गन जल्दी मिल जाए। वो अपनी नई नवेली दुल्हन अपर्णा को लेकर घर की ओर चल पड़ता है, लेकिन उसका दिल भारी है। इधर शाम ढलते ही अप्पू के घर पुलिस की जीप रुकती है। दरवाजे पर दस्तक होती है। आपको बता दूं, अप्पू कोई आम इंसान नहीं, वो एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है जिसके चेहरे पर अनुशासन और गुस्सा दोनों झलकते हैं। वो पुलिस वालों से कहता है, गन खो गई है, मैंने आपको बता दिया था। लेकिन पुलिस टस से मस नहीं होती, हमें तलाशी लेनी होगी। एक सख्त आवाज गूंजती है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। तभी अजय घर पहुंचता है। वो पुलिस को देखते ही आगे बढ़ता है, मैं अजय, इनका बेटा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। लेकिन पुलिस वाला उसकी बात काट देता है। उसकी आवाज में गुस्सा और तंज भरा है, एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर और उसका बेटा, फिर भी इतने लापरवाह। अगर इलेक्शन का टाइम न होता तो हमें पता भी न चलता कि गन गायब है। सोचो, किसी ने इसका गलत इस्तेमाल कर दिया तो अंजाम तुम्हें पता है। अजय चुप रह जाता है, लेकिन अप्पू का गुस्सा फूट पड़ता है। वो पुलिस वाले पर चिल्लाने लगता है, मैं पिटीशन फाइल कर दूंगा और जरूरत पड़ी तो इलेक्शन वाले दिन तुम्हारे स्टेशन में धरना दूंगा। उसकी आवाज में धमकी और बेबसी दोनों है। उसी रात अजय अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। चांदनी में बालकनी की ठंडी हवा चल रही है। वो सारी बात शेयर करता है, गन का गायब होना, पुलिस का ताना, पापा का गुस्सा। उसका दोस्त हल्के अंदाज में कहता है, अरे टेंशन मत ले, पिटीशन फाइल कर दी ना, अब शादी हो गई है, मजे करो। अजय हल्का सा मुस्कुराता है, पर उसकी आंखों में उदासी है। वो अपर्णा से कहता है, सोचा नहीं था कि शादी के दिन भी ऐसी मुसीबत आएगी। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि अचानक अप्पू वहां आ धमकता है। उसका चेहरा लाल है, गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। वो अजय पर बरसता है, मायानंद को बुलाओ, पेड़ों पर चढ़ने के लिए। अजय हैरान होकर कहता है, ठीक है पापा, मैं उसे कह दूंगा। लेकिन उसके मन में सवाल उठता है, पापा को अचानक ये क्या सूझा? अगली सुबह अपर्णा घर के बाहर निकलती है। चारों तरफ हरियाली, नारियल और केले के पेड़ों का जंगल। वो सेल्फी लेने लगती है, हवा में उसकी साड़ी लहराती है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक अनजाना डर छुपा है जो अभी सामने नहीं आया। अपर्णा सेल्फी ले रही होती है, हवा में उसकी हंसी गूंज रही है। तभी उसकी नजर ऊपर पेड़ पर ठहरती है। एक पुराना जंग लगा रेडियो टंगा हुआ है। वो हैरान सी उसे देख रही होती है कि अजय पीछे से आता है। उसकी आवाज में हल्की उदासी है, हाँ वो रेडियो ही है। कहते हैं रामायण के वक्त यहाँ वानर सेना रहती थी, अब उनके बदले बंदरों ने कब्जा कर लिया। वो रुकता है, फिर धीरे से कहता है, ये बंदर सिर्फ रेडियो नहीं, हमारे घर से ढेर सारा सामान चुराते थे। चच्चन की चीजें भी इन्हीं ने ले ली थी। अपर्णा भौहें चढ़ाती है, चच्चन? अजय मुस्कुराता है, आगे पता चलेगा। फिर अपर्णा हल्के मजाक में कहती है, हो सकता है तुम्हारे पापा की गन भी इन्हीं बंदरों ने चुरा ली हो। अजय का चेहरा गंभीर हो जाता है, पापा पहले ही ऐसा सोच चुके हैं, इसलिए कुछ लोगों को पेड़ों पर चढ़ने के लिए बुलाया है। थोड़ी देर बाद वो लोग आते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, शाखाएं हिलती हैं, बंदर चिल्लाते हैं। गन की तलाश में वो ऊपर नीचे देखते हैं, लेकिन गन नहीं मिलती। हाँ, चुराया हुआ ढेर सारा सामान जरूर बरामद होता है, पुरानी घड़ियां, टूटे बर्तन, बच्चों के खिलौने, हर चीज पर बंदरों की शरारत की निशानी। इधर अप्पू अपने कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। कुंडी टूटी है, ताला नहीं लगता। वो गुस्से में बड़बड़ाता है और बिना ताले के ही बाहर निकल जाता है। सड़क पर ट्रैफिक का शोर है। अप्पू गाड़ी में बैठकर हॉर्न बजाता है जोर जोर से, जैसे सारा गुस्सा उस हॉर्न में उतार रहा हो।
ट्रैफिक हवलदार आगे बढ़ता है, भीड़ को हटाता है और अप्पू को रास्ता मिलता है। फिर सीन बदलता है। हम सुमत को देखते हैं, फॉरेस्ट एरिया का सिक्योरिटी गार्ड। उसकी जिंदगी दोहरी है, दिन में ड्यूटी, रात में एक छोटा सा शराब का ठेका। वहां लोग चोरी छिपे आते हैं, बोतलें ले जाते हैं और सुमत चुपचाप सब देखता है। अप्पू उस रास्ते से गुजरता है, सुमत को नमस्ते ठोंकता है और आगे बढ़ जाता है। उधर घर में अपर्णा कुछ पुरानी तस्वीरें देख रही होती है। उसकी आंखें चौंक से फैलती हैं। तस्वीरों में अजय है किसी और औरत के साथ। जी हाँ, अजय की पहले शादी हो चुकी थी। उसकी पहली पत्नी थी प्रवीणा और उनका एक बेटा चच्चन। अपर्णा का दिल धक से रह जाता है। अजय की जिंदगी का ये राज खुलता है कि प्रवीणा की मौत कैंसर से हुई थी 3-4 साल पहले। चच्चन का नाम सुनते ही सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। अजय अपने फोन पर किसी ऑफिसर से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी है। हाँ, चच्चन की डिटेल्स। उम्र 5 साल थी जब वो गायब हुआ। मेरे पापा उसे बहुत ढूंढते थे। उसकी आंखों में पुरानी यादों का दर्द झलकता है। अगली सुबह अजय ऑफिस पहुंचता है। उसके कलीग्स उसे घेर लेते हैं, चेहरे पर शरारती मुस्कान। क्या बात है, हनीमून का प्लान कहाँ का है? भाभी कैसे हैं? बंगलोर में क्या करती थी? अजय हल्का सा हंसता है। वो पहले आईटी में थी, फिर इंटरेस्ट खत्म हो गया तो जॉब छोड़ दी। तभी एक कलीग का फोन बजता है। उसकी आवाज बदल जाती है। जंगल में फायरिंग हुई है। सबके चेहरे सख्त हो जाते हैं। अजय, बाकी लोग सब जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहां पुलिस पहले से मौजूद है। न्यूज चैनल की वैन भी खड़ी है। ब्रेकिंग न्यूज का शोर चारों तरफ। पुलिस की नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जिस पर गोलियों के निशान हैं। सवाल उठता है, किसने किया? शक सीधे सुमत पर जाता है। सालों पहले अफवाह थी कि सुमत नक्सलियों से जुड़ा है। कुछ ने तो ये भी कहा था कि उसने घर पर बम बनाने की कोशिश की थी, पर तब तलाशी में कुछ नहीं मिला। आज फिर सवाल वही है, लेकिन एक ट्विस्ट, पोस्टर पर गोलियां राइफल की नहीं, पिस्तौल की हैं। अजय का दिल धक से रह जाता है। उसके पापा की गन भी तो पिस्तौल थी और वो गायब है। उसका दिमाग सवालों से भर जाता है। रात होती है। अजय अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर सारा किस्सा शेयर करता है। उसकी आवाज में टेंशन है। पोस्टर पर पिस्तौल की गोलियां थी, पापा की गन। दोस्त उसे टोकता है, अरे टेंशन मत ले, नक्सलियों का काम होगा। तभी अपर्णा कमरे में आती है। उसकी आंखों में चिंता है। अजय, आपके पापा अभी तक नहीं लौटे, बहुत देर हो गई। अजय उसे तसल्ली देता है, आ जाएंगे, वो अपना काम खुद करते हैं, एक्स मिलिट्री ऑफिसर है ना, फिक्र मत करो। लेकिन उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं है। उधर अप्पू की कार बीच सड़क पर रुकी है। अंधेरा घना है, सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी। वो अजय को लोकेशन भेजता है। अजय दौड़ता हुआ पहुंचता है। जैसे ही वो कार के पास आता है, इंजन अचानक गरजता है। कार स्टार्ट हो जाती है और दोनों घर की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन हवा में एक सवाल लटक रहा है, क्या सच में सब ठीक है? रात का सन्नाटा। अप्पू घर के बाहर अकेला खड़ा है, हाथ में कुछ कागज लिए। अचानक वो उन्हें आग लगा देता है। लपटें उठती हैं और धुआं हवा में घुल जाता है। अपर्णा खिड़की से ये सब देखती है। उसका दिल बेचैन हो उठता है। मन ही मन सोचती है, इतनी रात गए, पिताजी ये क्या जला रहे हैं? वो दौड़कर अजय के पास जाती है। उसकी आवाज में घबराहट। अजय, बाहर देखो, पापा कुछ कागज जला रहे हैं। दोनों दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी आसमान गरजता है। बारिश की बूंदें तेजी से गिरने लगती हैं। वो रुक जाते हैं, लेकिन मन में सवालों का तूफान उठ रहा है। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी में अपर्णा और अजय उस जगह पहुंचते हैं। उनके साथ शिवा भी है। चारों तरफ जली हुई राख बिखरी है। शिवा की नजर जमीन पर ठहरती है। वो पूछता है, तुम लोग यहाँ रोज आते हो? अजय जवाब देता है, नहीं, ये प्रॉपर्टी पापा की है, पर घर से थोड़ी दूर है। शिवा झुककर जमीन छूता है। उसकी आवाज में शक। एक बार जलाने से जमीन इतनी काली नहीं होती, कोई रोज यहाँ कुछ जलाता है। तभी अप्पू वहां आता है, चुपचाप उनकी बातें सुनता है। शिवा उससे पूछता है, अंकल, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ तक फैली है? अप्पू की आवाज में पुरानी यादें, पहले बहुत बड़ी थी, आधी बेच दी। फिर वो पलटकर शिवा से सवाल करता है, सुमत यहाँ आया था क्या? अजय हैरान होकर कहता है, नहीं। लेकिन शिवा की आंखें सिकुड़ती हैं। सुना है आपके पापा का उससे आजकल काफी मिलना जुलना है, उन्हें समझाओ उससे दूर रहे, माहौल ठीक नहीं है। शिवा थाने लौटता है। उसका फोन बजता है, एक ईमेल। वो खोलता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। मेल अजय के बेटे चच्चन से जुड़ा है। वो तुरंत अजय को कॉल करता है। दोनों कर्नाटक के लिए निकल पड़ते हैं। इधर घर पर अप्पू अकेला बैठा है। न्यूज़पेपर में अपने पोते की कोई खबर पढ़ता है। उसकी उंगलियां कांपती हैं। वो डायरी खोलता है, कुछ लिखता है और फिर उठकर सुमत से मिलने चल देता है। उधर शिवा और अजय एक मुर्दा घर में पहुंचते हैं। कर्नाटक पुलिस वहां खड़ी है। एक बच्चे की लाश सामने है, चादर से ढकी। अजय उस लाश को देखता है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो चीखता है, नहीं, ये मेरा चच्चन नहीं है। उसकी आवाज में दर्द और राहत दोनों है। लेकिन सवाल वही, फिर ये कौन है? वो लाश अजय के घर से बस कुछ कदम दूर मिली थी।
अजय और अपर्णा उसे देखने निकल पड़ते हैं, मन में अनजाने डर के साथ। वहां पहुंचते ही शिवा उन्हें देखता है। उसकी आवाज में सख्ती। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाओ, मैं बाद में सब बताऊंगा। तभी फॉरेंसिक टीम का एक अफसर अप्पू के पास आता है। उसके हाथ में एक लिस्ट है। वो कहता है, ये लिस्ट देख लो, फैमिली मेंबर्स की सारी डिटेल्स हैं। लेकिन एक औरत वहां खड़ी रहती है, सवालों की झड़ी लगाए। अप्पू को अपने बेटे का नाम तक ठीक से याद नहीं। वो फोन निकालता है, उंगलियां कांपती हैं और स्क्रीन पर देखकर बताने लगता है। औरत पूछती है, घर पर कोई और है तो बुला लीजिए, मैं उससे पूछ लूंगी। अप्पू ठंडे लहजे में कहता है, नहीं अभी कोई नहीं है। लेकिन सच ये कि अपर्णा घर पर ही थी, खिड़की से चुपचाप सब देख रही थी। उसका दिल धड़क रहा था। रात को अजय घर लौटता है। अपर्णा उसे किनारे खींचती है, उसकी आवाज में शक और नाराजगी। मैं घर पर थी अजय, फिर भी पापा ने मुझे बाहर नहीं बुलाया। मैं जानबूझकर उनके सामने गई, पर उन्होंने उस औरत के बारे में एक शब्द नहीं कहा। शक हुआ तो मैंने उनका फोन चेक किया, सिर्फ 10 नंबर सेव थे। तभी अप्पू कमरे में दाखिल होता है। उसका चेहरा तमतमाया हुआ है। अजय, कितनी बार कहा मेरे कमरे की कुंडी ठीक करवा। अजय चुपचाप उसे देखता है। मन ही मन सोचता है, पापा का गुस्सा आजकल कुछ ज्यादा ही भड़क रहा है। वो अपर्णा से धीरे से कहता है, पापा को पसंद नहीं कि कोई उनके कमरे में जाए, उन्हें तुरंत पता चल जाता है। अपर्णा का जवाब तेज है, मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूँ, कोई पराई थोड़े हूँ। अजय उसे शांत करता है, हाँ पर फिर भी उनके कमरे में मत जाया करो। तभी अपर्णा कुछ टैबलेट्स अजय के सामने रखती है। उसकी आंखों में चिंता है। ये देखो, ये न्यूरो पेशेंट्स की दवाएं हैं, शायद इसलिए वो इतने गुस्से में रहते हैं। उस दिन एक आदमी घर आया था। उसके जाने के बाद पापा डायरी में कुछ लिख रहे थे और याद है जब उनकी कार रुकी थी, उस सड़क पर 2 रास्ते थे। हो सकता है वो घर का रास्ता भूल गए हों। मुझे लगता है उन्हें कोई बीमारी है अजय, हमें उनका चेकअप करवाना चाहिए। अजय का चेहरा सख्त हो जाता है। वो चुप रहता है, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे हैं, क्या सच में पापा को कुछ हो गया है? अजय अपर्णा की बात सुनकर रुक जाता है। उसकी आंखों में गहरी चिंता है। वो धीरे से कहता है, हाँ अपर्णा, पापा को भूलने की बीमारी है। चच्चन ने मुझे बताया था, उसने उनकी कुछ अजीब आदतें नोट की थीं। उसकी आवाज कांपती है। मैंने पापा से चेकअप की बात की थी, पर वो मुझ पर चिल्ला पड़े, मैं ठीक हूँ। फिर मैंने उनके दोस्त जैकब को बुलाया। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अजय जैकब से कहता है, अंकल, माँ के जाने के बाद पापा घर से निकलते ही नहीं, अब तो भूलने की बीमारी भी हो गई। जेल में कम का चेहरा गंभीर हो जाता है। अजय, ये बीमारी उन्हें पहले से थी, उन्होंने चालाकी से छुपाई। उन्हें जॉब से निकाला गया था, ड्यूटी पर चीजें भूलने लगे थे। एक बार तो सर्विस रिवॉल्वर वॉशिंग मशीन में मिली थी। अजय सन्न रह जाता है। अब वो यही बात अपर्णा को बताता है। उसकी आवाज में पुराना दर्द झलकता है। अगले दिन अपर्णा जंगल में टहल रही होती है। हवा में पत्तों की सरसराहट है। तब उसका दिल धड़क जाता है। घर लौटकर वो लैपटॉप खोलती है, चच्चन की फाइलें देखती है। फिर अजय से पूछती है, जब चच्चन की माँ को कैंसर हुआ, पापा ने उसकी देखभाल की थी ना? हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाते थे। उसकी आंखों में सवाल है। हो सकता है पापा को चच्चन के गायब होने के बारे में कुछ पता हो और वो भूल गए हों। अजय की सांसें थम जाती हैं। वो सोच में डूब जाता है। उधर पुलिस को जंगल में एक और लाश की खबर मिलती है। फॉरेंसिक टीम के साथ वो दौड़ पड़ती है। गड्ढे से कंकाल निकलता है। अफसर की आवाज ठंडी, ये इंसान का नहीं, बंदर का है। रात को अजय के घर उसका दोस्त आता है। अजय उसे बताता है, जंगल में बंदर का कंकाल मिला। दोस्त की आंखें चौंकती हैं। हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई है, उस बंदर को गोली मारी गई थी। अजय का चेहरा सख्त हो जाता है। वो अपर्णा से कहता है, उस बंदर को 3 साल पहले गोली लगी थी और उस जमीन के मालिक 2 साल पहले तक पापा थे। इधर अप्पू अकेले बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। उसकी उंगलियां डायरी पर कुछ लिखती हैं, लेकिन उसकी आंखों में खालीपन है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में हलचल है। एक कांस्टेबल अपने सीनियर से कहता है, सर, बंदर के सिर में 0.32 की गोली लगी थी। अप्पू सर की गन में भी यही बुलेट फिट होती है। दूसरा कांस्टेबल बोल पड़ता है, और उनका पोता भी 3 साल पहले गायब हुआ था। वो पहले भी कई बार गुम हुआ, हर बार नई कहानी सुनाता, मगर तीसरी बार वो कभी नहीं लौटा। उसी वक्त अजय कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है, अप्पू सुमत से बात कर रहा है। अजय आवाज लगाता है, पापा, आपकी गाड़ी कहाँ है? अप्पू थके स्वर में कहता है, पेट्रोल खत्म हो गया। अजय हैरान, कल ही तो मैंने डलवाया था, चलिए मेरी गाड़ी में बैठिए। वो अप्पू को घर ले जाता है, लेकिन उसके मन में सवाल गूंज रहे हैं, क्या पापा सच छुपा रहे हैं? गाड़ी में सन्नाटा है। अजय बार बार उस बंदर की बात छेड़ता है, पापा, उस बंदर को गोली लगी थी, क्या आपको कुछ याद है? लेकिन अप्पू चुप रहता है। उसकी आंखें खिड़की से बाहर टिकी हैं, जैसे कुछ सुन ही न रहा हो। दूसरी तरफ हम अप्पू को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो बार बार काउंटर पर जाता है, उलझन में मेरा बिल दो। स्टाफ हर बार उसे वही पुराना बिल थमा देता है। एक दिन घर लौटते वक्त वो फिर उन 2 रास्तों पर रुक जाता है। उसका चेहरा कंफ्यूज्ड है, कौन सा रास्ता? तभी गांव की बस गुजरती है।
वो राहत की सांस लेता है और बस के पीछे पीछे कार चलाकर घर पहुंच जाता है। दरवाजे पर उसका दोस्त अमृत खड़ा है। उसे देखते ही अमृत की आवाज में गर्मजोशी, अरे यार, आखिर मिल ही गए, कई दिनों से सोच रहा था। अप्पू उसे घूरता है लेकिन पहचान नहीं पाता। फिर फोन में पुरानी फोटो देखकर उसकी आंखों में चमक आती है। वो अपने नोट्स निकालता है, पन्ने पलटता है और अमृत से हालचाल पूछता है। अमृत भी आर्मी का ही था, लेकिन नोट्स में कुछ और लिखा है। आर्मी वाला अमृत नजर नहीं आता, झूठा है, सारी बातें झूठ। अप्पू सवाल पूछता है, उसकी आवाज में शक, तू सच में वही अमृत है? अमृत घबराता है, वो भागने की कोशिश करता है। दोनों में धक्का मुक्की होती है। अमृत अप्पू के नोट्स से कुछ पन्ने फाड़ता है, जेब में ठूंसता है और बाहर की ओर दौड़ता है। तभी अजय और अपर्णा घर लौटते हैं। अमृत उनके सामने नॉर्मल बन जाता है। बस यूं ही गुजर रहा था तो सोचा पापा से मिल लूं, लेकिन अप्पू सोफे पर बैठा है, सिर पकड़े। उसकी आंखें खाली हैं। वो अभी अभी हुई झड़प भूल चुका है। उधर पुलिस स्टेशन में हलचल मचती है। दो लोग कुछ फोटो लेकर आते हैं। फोटो में एक बंदर है, हाथ में गन लिए। पुलिस वाला भौहें चढ़ाता है। अप्पू को बुलाया जाता है। अफसर सख्त लहजे में पूछता है, ये गन आपकी है? अप्पू फोटो को घूरता है, लेकिन उसका चेहरा खामोश है। जवाब नहीं आता। हवा में सवाल लटक जाता है, क्या सच में वो गन उसकी थी? अप्पू फोटो को घूरता है और धीरे से कहता है, हाँ, ये मेरी गन है। पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा जाता है। फिर हलचल शुरू होती है। एक कांस्टेबल बोलता है, सर, ये अप्पू सर की ही होगी। बाकी सबने अपनी गन सरेंडर कर दी। दूसरा पुलिस वाला शक जताता है, क्या पता, शायद खिलौने की गन हो। सीनियर ऑफिसर सख्त लहजे में कहता है, जो भी हो, रिस्क नहीं ले सकते, पब्लिक अनाउंसमेंट करवाओ, सब चौकन्ने रहें। इधर अप्पू जंगल में चला जाता है। हाथ में कुछ कागज लिए वो उन्हें आग लगा देता है। लपटें उठती हैं। जैसे ही वो मुड़ता है, अपर्णा चुपके से वहां पहुंचती है। वो जले कागजों को देखने की कोशिश करती है, लेकिन अप्पू की नजर उस पर पड़ जाती है। उसका गुस्सा भड़कता है। दोनों में तीखी बहस होती है। तभी अजय दौड़ता हुआ आता है। वो अप्पू को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन खींचतान में अप्पू जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी आंखें खाली हो जाती हैं। वो सब भूल जाता है। फिर उल्टा अजय और अपर्णा पर चिल्लाता है, अगर दिक्कत है तो घर में लड़ो, यहाँ बाहर क्यों शोर मचा रहे हो? अपर्णा अजय से फुसफुसाती है, मुझे लगता है पापा कुछ छुपा रहे हैं। पुलिस अप्पू को पूछताछ के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ अजय और अपर्णा सुमत के पास पहुंचते हैं। अजय पूछता है, पापा तुमसे मिलने क्यों आते हैं? सुमत की आंखें सिकुड़ती हैं। वो बताता है, एक दिन मुझे गोलियों की आवाज सुनाई दी। मैं दौड़ा तो देखा अप्पू चच्चन को डांट रहा था। उसने कहा, इस बच्चे ने मेरे लॉकर से गन निकाली और बंदर को मार दिया। मैंने पूछा, इसके मम्मी पापा कहाँ हैं? अप्पू बोला, पता नहीं, मुझे इसे संभालने को दे गए। सच ये था कि अजय और प्रवीणा हॉस्पिटल में थे। सुमत आगे कहता है, हमने उस बंदर को वहीं दफना दिया ताकि किसी को पता न चले, लेकिन एक दूसरा बंदर पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। वो हमेशा अप्पू को घूरता रहता था। अप्पू वो दिन भूल गया। इसके बाद वो हर रोज सुमत से मिलने आने लगा। सुमत उसे वही कहानी सुनाता और अप्पू हर बार चौंकता जैसे पहली बार सुन रहा हो। अपर्णा उस जगह जाती है, जले कागजों के टुकड़े बटोरती है। इधर अजय पुलिस स्टेशन पर भड़क जाता है, मेरे पापा 70 साल के हैं, उनकी उम्र का लिहाज करो, थाने में इतनी देर क्यों रखा? शिवा उसे किनारे ले जाता है, मुझे भी अंदर नहीं जाने दिया। अपर्णा कागज का एक टुकड़ा पढ़ती है, 6 बुलेट्स में से 2 गायब। वो अप्पू के कमरे में दाखिल होती है, हर कोना छानती है। उधर पुलिस अप्पू से सवालों की बौछार कर रही है। अप्पू चुप है। अचानक वो कुर्सी पर बैठे बैठे पैंट में टॉयलेट कर देता है। उसकी आंखें खाली हैं। तभी अमृत स्टेशन में आता है। सच सामने आता है, वो आर्मी वाला नहीं, अप्पू का सीक्रेट थेरेपिस्ट था। हर 2 महीने में उसकी हालत चेक करता था। उसने झूठ बोला था कि वो दोस्त है। वो मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है, इन पर दबाव डाला तो सब भूल जाते हैं। पुलिस सन्न रह जाती है। कांस्टेबल मेडिकल रिपोर्ट हाथ में लिए सीनियर के पास दौड़ता है। उसकी आवाज में घबराहट, सर, अप्पू को ये मेंटल प्रॉब्लम 16 साल से है। गन उन्हें 8 साल पहले मिली। अगर ये बात बाहर आई तो मीडिया हमें कोसेगा, कोर्ट पूछेगा इस पागल बूढ़े को गन कैसे दी। बेहतर है इन्हें छोड़ दें। इधर अपर्णा अप्पू के कमरे में घुसती है। उसकी नजर एक कोने पर पड़ती है, वो गन वहां पड़ी है, धूल से ढकी। तभी अजय अपने पापा को लेकर घर पहुंचता है। अप्पू अंदर आते ही भड़क जाता है। उसे पता चल जाता है कि कोई उसके कमरे में गया था। वो अजय पर चिल्लाता है, कितनी बार कहा मेरे कमरे में कोई न जाए। उसकी आंखों में गुस्सा और उलझन है। अपर्णा डॉक्टर अमृत से पूछती है, कोई अपनी यादों को क्यों जलाएगा? अमृत गहरी सांस लेता है, क्यों नहीं, हम भी तो पुरानी चीजें मिटाते हैं, जैसे व्हाट्सएप चैट डिलीट करते हैं। वो रुकता है, फिर कहता है, पर एक बुलेट का क्या हुआ ये सवाल है। अजय बात काटता है। वो अपर्णा पर भड़क जाता है, मैंने मना किया था ना, पापा के कमरे में मत जाना। अपर्णा गन को हवा में उठाती है। उसकी आवाज में शक, ये गन यही थी। फिर पुलिस से झूठ क्यों? गन खोने की पिटीशन क्यों?
और उस बंदर के पास जो गन थी वो किसकी थी? शायद बात कुछ और है। मुझे लगता है पापा भूलने का नाटक कर रहे हैं। अजय उसे घूरता है, फिर धीरे से कहता है, बस कर अपर्णा, जैसे तुम चच्चन को ढूंढ रही हो, पापा भी कुछ ढूंढ रहे हैं। पुराने न्यूज़पेपर से सुराग तलाशते हैं। जब उन्हें याद आता है कि वो इस केस के सस्पेक्ट हैं, वो घबरा जाते हैं। सोचते हैं क्या मैंने कोई गलती की और भूल गया? फिर जो भी सुराग जुटाए उसे अपनी मेमोरी से मिटाने के लिए जंगल में जलाते हैं और फिर नए सिरे से शुरू करते हैं। ये उनका एक लूप बन गया है। अपर्णा की आंखें सिकुड़ती हैं। वो अजय को टोकती है, देखो पापा ने ये केस पहले ही सॉल्व कर लिया होगा। मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। हवा में तनाव गूंजता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। अपर्णा अजय को घूरती है, उसकी आवाज में शक। तुमने कहा था कि तुम चच्चन को 19 मार्च को हॉस्पिटल ले गए थे, फिर पुलिस से क्यों कहा कि वो गायब हो गया? अजय की सांसें भारी हो जाती हैं। वो अपर्णा को देखता है और आखिरकार सच का बोझ उतारने का फैसला करता है। सीन 3 साल पीछे शिफ्ट होता है। अजय प्रवीणा को हॉस्पिटल से घर लाता है। उसकी आंखें थकी हुई हैं, चेहरा पीला। वो कहता है, मुझे कुछ काम से जाना है, और बाहर निकल जाता है। शाम को जब वो लौटता है, दरवाजा खोलते ही उसका दिल थम जाता है। चच्चन की छोटी सी लाश जमीन पर पड़ी है, खून से सनी। प्रवीणा उसके पास बैठी है, फूट फूट कर रो रही है। उसकी आवाज कांपती है। ये अपने दादा की गन निकालकर खेल रहा था। अचानक गोली चल गई। मेरा चच्चन। मैं उसे ढूंढती रही, पर वो सिसकियों में डूब जाती है। अजय सन्न खड़ा रहता है, उसका दिमाग सुन्न। तभी अप्पू घर में दाखिल होता है। अजय उसे बताने की हिम्मत जुटाता है, लेकिन रुक जाता है। उसे पता है पापा कुछ देर में सब भूल जाएंगे। वो प्रवीणा के पास लौटता है, लेकिन अब वो भी जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसकी कलाई से खून टपक रहा है। अजय का दिल बैठ जाता है। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल की ओर दौड़ता है। डॉक्टर चेकअप के बाद गंभीर लहजे में कहती है, सर ये खुदकुशी का केस लगता है। अजय की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ उमड़ते हैं। वो चुपचाप प्रवीणा को देखता है और अतीत का दर्द उसे निगलने लगता है। अजय गहरी सांस लेता है। उसकी आवाज में थकान। मुझे पुलिस को बताना होगा। अप्पू उसके सामने खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में पहचान नहीं। वो पूछता है, तुम सुबह से कहाँ थे? मानो दिन भर में पहली बार अजय को देख रहा हो। अजय का दिल भारी हो जाता है। वो सोचता है, पापा से क्या पूछूं? अगर कुछ जानते भी होंगे तो अब तक भूल चुके होंगे। वो प्रवीणा को हॉस्पिटल से घर लाता है, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान ही प्रवीणा की सांसें थम जाती हैं। अजय अकेला रह जाता है, दर्द से जकड़ा हुआ। कुछ दिन बाद अप्पू को अपने पोते की याद आती है। वो अपनी गन उठाता है, 2 बुलेट्स गायब हैं। उसका दिमाग उलझ जाता है। वो सुराग जुटाने लगता है। सुमत की बात याद आती है, चच्चन ने एक बंदर को गोली मारी थी, लेकिन दूसरी बुलेट प्रवीणा या अजय में से किसी ने। वो सच को दफनाने के लिए सारे सबूत इकट्ठा करता है और जंगल में जाकर जला देता है। सुबह होते ही वो फिर नए सिरे से केस सॉल्व करने में जुट जाता है। पिछले 3 साल से ये सिलसिला चल रहा है, जलाना, भूलना, फिर ढूंढना। अब प्रेजेंट में अपर्णा ये सब सुनती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो अजय को देखती है, दुख और सवालों से भरी नजरों से। दोनों कुछ काम से नागपुर जाने की तैयारी करते हैं। सच्चाई सामने आती है, जब अजय प्रवीणा को हॉस्पिटल ले गया था, अप्पू घर पर था। उसने चच्चन की लाश देखी, गन पड़ी थी। डर के मारे उसने बच्चे को वहीं दफना दिया और गन अपने पास रख ली। अगले ही पल वो सब भूल गया। फिर जब भी पोते की याद आती, वो अपनी ही तहकीकात शुरू करता, सबूत जुटाता, जलाता और फिर से शुरू करता। एक अंतहीन चक्र। अजय ये सब जानता था, लेकिन वो पापा की हालत को नजरअंदाज करता रहा। वो अपर्णा से कहता है, मैं उनसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अपर्णा चुप रहती है। दोनों के बीच सन्नाटा पसर जाता है। कैमरा धीरे धीरे अप्पू की डायरी पर जूम करता है, जली हुई किनारों वाली अधूरी कहानियों से भरी। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है, सच सामने लेकिन सवाल अनसुलझे। तो दोस्तों, ये थी किष्किंधा कांदम की पूरी कहानी, एक मिस्ट्री जो सस्पेंस, इमोशंस और अनसुलझे सवालों से भरी है। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। कोई सुझाव हो या आपकी फेवरेट मूवी जिसका एक्सप्लेनेशन आप अगली बार देखना चाहते हो, वो भी जरूर शेयर करें।